अध्याय 65। ये वाकई कुछ खास था। स्टोरी मोड के अलावा ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड के कई अन्य पहलुओं ने चेन शाह को आश्चर्यचकित कर दिया। उदाहरण के लिए, लड़ाइयों के दौरान हाथों की संवेदनशीलता। चेन शाह एफपीएस गेम्स में एक माहिर खिलाड़ी था और उसके पास बेहतरीन कौशल थे। वह बर्स्ट फायर और टारगेट ट्रैकिंग जैसी तकनीकों में बेहद कुशल था। सीधे शब्दों में कहें तो उसके शूटिंग कौशल उत्कृष्ट थे। इसका मतलब था कि एफपीएस गेम्स की हैंड सेंसिटिविटी से उसकी उम्मीदें बहुत ऊंची थीं। एफपीएस गेम्स का गेमिंग अनुभव मुख्य रूप से गेम की हैंड सेंसिटिविटी पर केंद्रित होता है। rednovelfer.com पर और अध्याय पढ़ें। जब वह बुलेट होल खेल रहा था तो चेन शाह ये देखकर थोड़ा हैरान रह गया कि गेम निर्माताओं ने गेम को परफेक्ट बनाने के लिए कितनी मेहनत की थी। बुलेट होल लगभग काउंटर स्ट्राइक के स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि बुलेट होल ने मुख्य रूप से काउंटर स्ट्राइक की नकल की थी। ये बहुत सामान्य था। काउंटर स्ट्राइक हाल के वर्षों में सबसे परफेक्ट एफपीएस गेम साबित हुआ है। घरेलू बाजार में अन्य गेम्स की तुलना में ये लगभग अजेय था। अगर निर्माता काउंटर स्ट्राइक की हैंड सेंसिटिविटी को हूबहू कॉपी करने की पूरी कोशिश करते तो शायद कोई गलती नहीं होती। लेकिन समस्या यही थी, चाहे वे गेम को कितनी भी बारीकी से कॉपी करने की कोशिश करते, ये किसी भी तरह से मूल गेम से बेहतर नहीं हो सकता था। बुलेट होल ने काउंटर स्ट्राइक की हैंड सेंसिटिविटी को कॉपी करने का प्रयास किया। हालांकि कुछ कमियों और खामियों के कारण वे काउंटर स्ट्राइक के स्तर तक नहीं पहुंच पाए। चेन शाह ने बुलेट होल के गेमिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव दिए, फिर भी वे दोनों गेमों के बीच के मामूली अंतरों को स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए। अंतर्ज्ञान अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसे मापना मुश्किल है। कभी कभी किसी को पता तो होता है कि कोई समस्या है, लेकिन ये बताना मुश्किल होता है कि किन सुधारों की आवश्यकता है। दूसरी ओर ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड ने बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। चेन शाह को ये बात स्टोरी मोड खेलते ही पता चल गई थी। इस गेम की हैंड सेंसिटिविटी काउंटर स्ट्राइक से काफी अलग थी। उदाहरण के लिए, ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड में शूटिंग कहीं अधिक स्थिर थी। इसकी बंदूकों का रिकॉइल पैटर्न बहुत सरल था, हेडशॉट लगाना बहुत आसान था और हथियार बदलने और स्कोप खोलने में कम समय लगता था। चेन शाह का पहला अनुभव ये था कि गेम बहुत संतोषजनक था। काउंटर स्ट्राइक एक एफपीएस गेम था जिसमें उच्च स्तर की एकाग्रता और कठिन तकनीकें आवश्यक थीं। वहीं ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड ने गेम को सीखने में लगने वाले समय को काफी कम कर दिया, जिससे शूटिंग गेम्स बहुत सरल और अधिक संतोषजनक बन गए। अगर चेन शाह को कॉम्बैट मोड के दौरान गेम की हैंड सेंसिटिविटी का अनुभव होता तो शायद उसे गेम से थोड़ी रुचि हो जाती। गेम की लर्निंग कर्व को कम करना उसके जैसे खिलाड़ियों के लिए बुरी खबर थी, जिन्होंने काउंटर स्ट्राइक में महारत हासिल करने में सालों बिताए थे और गेम में अपनी तकनीकों को निखारने में काफी समय लगाया था। हालांकि चेन शाह गेम का स्टोरी मोड खेल रहा था। शूटिंग की कम आवश्यकता ने स्टोरी मोड में गेम प्ले को काफी बेहतर बना दिया था। चेन शाह को लगा कि अनुभव रेशम की तरह सहज था और उसे गेम से दूर हटना मुश्किल लग रहा था। हालांकि स्टोरी मोड में मुख्य किरदार के पास गोलियों की संख्या सीमित थी, चेन शाह ने हथियार बदलने और शूटिंग के अपने कौशल से ज़ॉम्बीज़ की लहरों से लड़ते हुए खूब मजा लिया। इसका मुख्य कारण ये था कि ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड ने गेम की कठिनाई को काफी कम कर दिया था। इससे गेमिंग का अनुभव कहीं अधिक संतोषजनक हो गया। स्टोरी मोड को पूरा करने में कुछ घंटे बिताने के बाद चेन शाह को आश्चर्य हुआ कि उसे कम कठिनाई वाले गेम कंट्रोल की आदत हो गई थी। गेम कंट्रोल के कठिनाई स्तर के प्रति उसकी अरुचि पूरी तरह से दूर हो गई थी। इससे उसे ऐसा लगा मानो हथियार बदलना इतना तेज और रिकॉइल को नियंत्रित करना इतना आसान होना चाहिए। इसके अलावा चेन शाह ने महसूस किया कि स्टोरी मोड में लड़ाइयों के दौरान बहुत सी चीजें खिलाड़ियों को कॉम्बैट मोड के लिए तैयार करती हुई प्रतीत होती हैं। उदाहरण के लिए, स्टोरी मोड में एक बाधा में एक बॉस था जो अर्ध पारदर्शी हो सकता था। यह ऑपरेशन मोड से मेल खाता था, जो कॉम्बैट मोड के विकल्पों में से एक था। स्टोरी मोड के ज़ॉम्बी बायोकेमिकल मोड में गेम प्ले का हिस्सा बन जाते थे। इसके अलावा स्टोरी मोड में नायक अलग अलग भाड़े के सैनिकों को हराने के बाद उनसे उन्नत हथियार छीनकर उनका इस्तेमाल कर सकता था। ये हथियार कॉम्बैट मोड में सीधे खरीदकर या किसी अन्य तरीके से प्राप्त किए जा सकते थे। इसका मतलब था कि स्टोरी मोड खिलाड़ियों को उन उन्नत हथियारों का पहले से इस्तेमाल करने की अनुमति देता था। स्टोरी मोड चेन शाह के लिए काउंटर स्ट्राइक से ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड में आसानी से आगे बढ़ने का सबसे उपयुक्त माध्यम बन गया। चेन शाह ने समय देखा। उसने दोपहर में ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड में स्टोरी मोड खेलना शुरू किया और इसे पूरा करने में 5 घंटे बिताए। हालांकि स्टोरी मोड की अवधि लंबी नहीं थी और अन्य विदेशी AAA गेम्स की तुलना में काफी छोटी थी,
फिर भी इसमें एक संपूर्ण भावनात्मक प्रक्रिया थी जो खिलाड़ियों की भावनाओं को बखूबी निर्देशित करती थी। चेन शाह ने तुरंत अपना ग्रुप चैट खोला और आधिकारिक गेम वितरण वेबसाइट पर ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड का डाउनलोड लिंक भेजा। ये गेम वाकई लाजवाब है, जल्दी आओ और इसे खेलो। उद्धरण चिन्ह। ग्रुप चैट में मौजूद लोग थोड़े हैरान थे। चेन शाह का किसी गेम को लेकर इतना उत्साहित होना असामान्य था। क्या वह कमीशन के लिए ऐसा कर रहा था? हालांकि इससे उसके उत्साह का कारण स्पष्ट नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं था कि चेन शाह को पहले कभी गेम के प्रचार के लिए कमीशन नहीं मिला था। उसे इसके लिए अक्सर पैसे मिलते थे, लेकिन आमतौर पर वह गेम का प्रचार करते समय इतना उत्साहित नहीं होता था। वह ग्रुप चैट में बस एक औपचारिक संदेश भेज देता था, बस इतना ही। उदाहरण के लिए, जब उसने ग्रुप चैट के सदस्यों को बुलेट होल के परीक्षण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, तो उसने बस इतना कहा कि यह पैसे कमाने का एक अवसर है और गेम की बिल्कुल भी प्रशंसा नहीं की। चेन शाह की उम्मीदें बहुत ऊंची थीं। उसे लगता था कि बुलेट होल एक अच्छा गेम है, बस एक अच्छा गेम नहीं। इसलिए वह बुलेट होल गेम के परीक्षण को केवल एक नौकरी के अवसर के रूप में सुझाना चाहता था और गेम के प्रचार में ज्यादा मेहनत नहीं करता था। इस बार उसका रवैया थोड़ा उलझन भरा था। क्या ऐसा हो सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई चेन, क्या आपका अकाउंट हैक हो गया था? ग्रुप में किसी ने पूछा। चेन शाह अवाक रह गया। ये क्या, हैक हो गया? आमतौर पर शांत रहने वाला व्यक्ति इतने जोश से किसी गेम की सिफारिश क्यों नहीं कर सकता? मेरा अकाउंट हैक नहीं हुआ है। ये वाकई एक खास गेम है। आप लोग इसे खेल सकते हैं। वैसे भी ये मुफ्त है। चेन शाह ने धैर्य से समझाया। ये खास कैसे है? क्या ये काउंटर स्ट्राइक से बेहतर है? कुछ जिज्ञासु लोगों ने पूछा। चेन शाह ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, खैर मुझे नहीं पता कैसे समझाऊं। ये वाकई एक बहुत खास गेम है। स्टोरी मोड वाले FPS गेम्स में इसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस सबसे अच्छा है। कॉम्बैट मोड वाले FPS गेम्स में इसकी कहानी सबसे अच्छी है। भले ही इसमें मिलने वाला कंटेंट काफी अजीब है, फिर भी लोगों को लगता है कि ये सस्ता और वाजिब दाम वाला है। ग्रुप चैट में मौजूद लोग हैरान रह गए। छी, ये क्या हो रहा है? क्या भाई चेन आज नशे में हैं? ये तो बहुत मजेदार है। प्लॉट वाले गेम्स में सबसे बढ़िया कॉम्बैट एक्सपीरियंस और कॉम्बैट गेम्स में सबसे बढ़िया कहानी। ठीक है, मैं अभी काम से छुट्टी ले रहा हूँ। काम के बाद इसे ट्राई करूंगा। क्या कोई है जो मेरे साथ गेम के स्पेशल मोड्स खेलना चाहता है? मैं उनका बायोकेमिकल मोड और ऑपरेशन मोड ट्राई करना चाहता हूँ। क्या कोई मेरे साथ खेलना चाहेगा? चेन शाह ने ग्रुप चैट में टाइप किया। ऐसा नहीं था कि चेन शाह अपने दोस्तों का फायदा उठाना चाहता था। सबसे अहम बात यह थी कि ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड में खिलाड़ियों की संख्या बहुत कम थी। एक समय में ज्यादा से ज्यादा कुछ दर्जन खिलाड़ी ही ऑनलाइन होते थे। वह गेम के मैचमेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके स्पेशल मोड्स के लिए दूसरे खिलाड़ी नहीं ढूंढ पा रहा था। वह सिर्फ ग्रुप चैट में लोगों को इनवाइट करके ही अपना ग्रुप बना पाया। देखते ही देखते ग्रुप चैट में मौजूद खिलाड़ी ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड के बारे में उत्साह से बातें करने लगे। वे सभी ये देखकर हैरान थे कि इसके अजीब नाम के अलावा गेम के बाकी सभी पहलू काफी अच्छे से डिजाइन किए गए थे। अध्याय 66। ये तो बुरा लग रहा है। चेन शाह जैसा अनुभव रखने वाले समूह के नेता अब अल्पसंख्यक नहीं थे। लिन वान के उनके पास आकर गेम टेस्ट करने के लिए कहने पर उनमें से अधिकांश ने तुरंत आपत्ति जताई। क्या आप हमें बिना पैसे दिए गेम टेस्ट करवाना चाहते हैं? क्या आप इसे मुफ्त में पाना चाहते हैं? हालांकि अपने स्वाभिमान के कारण कई लोगों ने फिर भी गेम डाउनलोड करके खेलना शुरू कर दिया। एक बार शुरू करने के बाद वे रुक ही नहीं पाए। ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड में संचालन सरल था। नए खिलाड़ियों के लिए इससे गेम खेलना कहीं अधिक संतोषजनक हो गया। हालांकि विशेषज्ञों, विशेषकर काउंटर स्ट्राइक के दिग्गज गेमर्स के लिए ये सरल संचालन तिरस्कार और असुविधा की भावना पैदा करते थे। फिर भी ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड के स्टोरी मोड ने इन समस्याओं का समाधान कर दिया। एक बार जब ये लोग गेम में प्रवेश कर गए, तो उनमें से अधिकांश गेम की स्टोरी मोड में मग्न हो गए। कुछ ही घंटों के बाद वे धीरे धीरे अद्वितीय हैंड सेंसिटिविटी के अभ्यस्त हो गए और उन्होंने परफेक्ट ट्रांजिशन हासिल कर लिए। इतना ही नहीं, हैंड सेंसिटिविटी के अभ्यस्त होने के बाद कई लोगों को काउंटर स्ट्राइक खेलने में असहजता महसूस हुई। गोली चलाने में इतना समय क्यों लग रहा था? रिकॉइल को रोकना इतना मुश्किल क्यों था? प्रतिक्रिया इतनी धीमी थी। अचानक गेम खेलना इतना दर्दनाक लगने लगा। काउंटर स्ट्राइक एक बेहतरीन प्रतिस्पर्धी गेम था। इसके मैकेनिज्म पर कई पाबंदियां तो होनी ही थीं। उदाहरण के लिए,
इतनी तेज फायरिंग स्पीड की अनुमति देने से शायद एक्सपर्ट खिलाड़ी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते। एक स्तर पर इससे गेम का संतुलन बिगड़ जाता। शायद इसीलिए गेम बनाने वालों ने फायरिंग स्पीड कम कर दी थी। हालांकि ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड को इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। इसका मकसद सिर्फ गेमर्स को ज्यादा से ज्यादा मजा दिलाना था। संतुलन। मैंने रेड किलिन तो बना ही लिया है, क्या आप अभी भी मुझसे संतुलन की बात कर रहे हैं? काउंटर स्ट्राइक के ये एलीट गेमर्स जैसे अचानक आजाद हो गए हों। गेमिंग का अनुभव इतना सहज था कि गेम खेलना बेहद आसान और सुकून भरा लग रहा था। अंत में जब वे वापस काउंटर स्ट्राइक खेलने गए तो उन्हें इसकी आदत नहीं पड़ी। मितव्ययिता से फिजूल खर्ची की ओर जाना आसान था। एक बार सरल गेम खेलने की आदत पड़ जाए तो जटिल गेम पर वापस जाना बेहद मुश्किल लगता है। इतना ही नहीं, ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड में सिर्फ स्टोरी मोड ही नहीं था, इसमें कई तरह के पीवीपी मोड भी थे। बुलेट होल और काउंटर स्ट्राइक की तुलना में ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड का ऑपरेशन मोड और बायोकेमिकल मोड खेलने के बिल्कुल नए तरीके थे। इससे ज्यादातर खिलाड़ियों को एक नयापन का एहसास हुआ। जाहिर है, इन नए मोड्स के बारे में बाओजू और हुआंग सिबो ने स्टोरी मोड बनाते समय सोचा था। उनका मूल उद्देश्य स्टोरी मोड से बची हुई चीजों जैसे ज़ॉम्बी मॉडल और अन्य कला संसाधनों का अच्छा उपयोग करना था। गेम प्ले के नजरिए से इन मोड्स को परिपक्व नहीं माना गया। इनका संतुलन अभी भी काफी खराब था और इसमें सुधार की काफी गुंजाइश थी। फिर भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बाजार में कोई और गेम ऐसा नहीं था जिसमें उनके जैसे मोड्स हो, कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं थी। इसलिए कई खिलाड़ियों ने वास्तविक पीवीपी मोड की तुलना में ऑपरेशन मोड और बायोकेमिकल मोड को ज्यादा पसंद किया, भले ही वे कम निष्पक्ष थे। संतुलन भले ही खराब था, लेकिन ये पूरी तरह से मनोरंजन के लिए थे। किसी ने ज्यादा परवाह नहीं की, बल्कि इसने सब कुछ और भी रोमांचक बना दिया। कुछ ही दिनों में ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड की खबर कई एफपीएस गेमिंग समूहों में महामारी की तरह फैल गई। शुक्रवार, अपना आखिरी पेशेवर कोर्स पूरा करने के बाद पेई कियान को आखिरकार आराम करने का समय मिला। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वे दफ्तर जाकर ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड की बुरी खबर सुनेंगे, जो बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड के प्रकाशन के बाद से कुछ ही दिनों में पेई कियान अपने प्रोफेशनल कोर्स की परीक्षाओं पर पूरा ध्यान दे रहे थे। मानो वे गायब ही हो गए थे। उन्हें डर था कि हुआंग सिबो को गेम की बुरी प्रतिक्रिया पता चलने पर वे उन पर गेम की मार्केटिंग का दबाव डालेंगे। इसलिए उन्होंने तुरंत असिस्टेंट शिन को निर्देश दिया कि जो भी उनसे मिलने आए उससे यह कहकर मना कर दे कि वे खाली नहीं हैं। उन्होंने पूरे एक हफ्ते तक बैकएंड के आंकड़ों पर नजर नहीं डाली। ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड को अब तक बाजार में अपनी जगह बना लेनी चाहिए थी, है ना? कंपनी के सारे पैसे पेई कियान के जिम्मे थे। असल में वे लगभग पूरी तरह हार चुके थे। मार्केटिंग पर एक पैसा भी खर्च करने का उनके पास कोई चारा नहीं था। अगर दूसरे लोग ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड की मार्केटिंग करना भी चाहते तो भी उनके लिए मुमकिन नहीं था। उस समय घोस्ट जनरल के लिए रुवान गुआंगजियान से डील करना पेई कियान की सरासर बदकिस्मती थी। किसी प्रतिभाशाली कलाकार से मिलना इतना आसान कैसे हो सकता है, जो संयोगवश कलाकारों के समूह में भी शामिल हो? इस बार ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड के लिए ऐसा कोई कलाकार नहीं था। इतना ही नहीं, इस गेम की हाथों की संवेदनशीलता काउंटर स्ट्राइक और 888 युआन के पेवॉल उपकरण से बिल्कुल अलग थी। इस बात की पूरी तरह से गारंटी थी कि यह गेम पूरी तरह से असफल हो जाएगा। पेई कियान ने कंपनी में दोबारा आने से पहले जानबूझकर इतना लंबा इंतजार किया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वह लोगों के अपनी असफलता को स्वीकार करने के दौरान बेकाबू होकर हंसना नहीं चाहता था। अब ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड का पतन लगभग पूरा हो चुका था। कंपनी के बॉस के रूप में पेई कियान को अपने कर्मचारियों को सांत्वना देने के लिए नीचे आना ही था। उन्हें ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड के लिए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करनी थी और उन्हें निराश न होने और हार न मानने के लिए कहना था। उन्हें जल्दी से खुद को संभालना था और अगले लक्ष्य के लिए तैयार होना था। घोस्ट जनरल की कमाई से कंपनी का कारोबार कुछ समय तक चल सकता था। फिर पेई कियान को 5 लाख युआन मिल जाएंगे और वह अगले चरण के लिए उपलब्ध कराए गए सिस्टम फंड का और अधिक उपयोग कर सकेंगे। एकदम सही, बहुत सही। वह शेनहुआ व्यू के तल पर पहुंच गया। पेई कियान ने अपने गालों को रगड़ा और फिर अनजाने में ऊपर की ओर मुड़े हुए होठों को नीचे की ओर दबाया। उसने 45 डिग्री के कोण पर आकाश की ओर देखा और समय के इतनी तेजी से बीतने पर दुख जताने की कोशिश की। फिर उसने अपने चेहरे पर वही भाव बनाए रखने की कोशिश की। उसने अपना फोन निकाला और शीशे में खुद को देखा। उसकी एक्टिंग ठीक ठाक थी। पेई कियान लिफ्ट में चढ़ा और ऑफिस पहुंच गया।
ऑफिस पहुंचते ही पेई कियान को लगा कि माहौल में कुछ गड़बड़ है। हुआंग सिबो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहा था और हर सेकंड उसे रिफ्रेश कर रहा था। वह कुर्सी के किनारे पर बैठा था। शियाओ लू भी काफी बेचैन लग रहा था। वह बार बार पैर हिला रहा था और सिर खुजा रहा था, मानो उसे ADHD हो गया हो। बाओ जू गेम नहीं खेल रहा था, बल्कि वह खिड़की के पास लगे पौधों और बाहर के नजारे को देख रहा था। पेई कियान को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रहा है। इस समय पेई कियान को अचानक अपराधबोध हुआ। उसे लगा जैसे उसने सबको निराश कर दिया हो। वे सब आलसी थे जो कोई अच्छा गेम नहीं बना सकते थे। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने खाने पीने और घूमने फिरने में काफी समय बिताया था, इसलिए उनके पास नए गेम बनाने का समय नहीं था। हालांकि सभी ने मिलकर बनाए गए खेलों में अपनी भावनाएं लगाई थीं। अब ये देखकर कि किसी को भी उनके खेल की परवाह नहीं है और वह बुरी तरह असफल हो रहा है, उनका निराश होना स्वाभाविक था। हुआंग सिबो अपनी स्क्रीन पर दिख रहे भयानक आंकड़ों को देखकर स्तब्ध रह गया होगा। शियाओ लू को समझ नहीं आ रहा होगा कि आगे क्या करे। बाओ जू का क्या हाल होगा, वह तो अपने अस्तित्व पर ही संदेह कर रहा होगा। पेई कियान ने धीरे से आह भरी। उस समय उन्हें अपने बॉस के रूप में उनसे सांत्वना और सलाह की जरूरत थी। आखिरकार खेल की बुरी तरह विफलता के कारण अब 90% दोष उन्हीं का था। पेई कियान ने जल्दी से सोचा कि उन्हें क्या कहना चाहिए। तभी फ्रंट डेस्क पर बैठी 2 जुड़वा लड़कियों ने पेई कियान को देखा। बॉस पेई आ गए। दोनों लड़कियां अचानक तालियां बजाने लगीं। पूरा कार्यालय तुरंत हरकत में आ गया। तालियों और जयकारों की गूंज से पेई कियान बुरी तरह डर गए। आखिर हो क्या रहा था? पेई कियान ने देखा कि सबके चेहरे खिल उठे थे। ये मुस्कानें बनावटी नहीं थी, ये सच्ची और दिल से निकली हुई थी। इससे पेई कियान को तुरंत एक भयानक एहसास हुआ। हुआंग सिबो खड़े हुए और तेजी से पेई कियान की ओर बढ़े और झुककर प्रणाम किया। बॉस पेई, मैंने सबक सीख लिया है। इससे पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपने ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड का मार्केटिंग क्यों नहीं किया। मुझे तो आपके कामों पर शक भी होने लगा था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। दरअसल आप मुझसे कह रहे थे कि अच्छे गेम्स को मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती। सिर्फ खिलाड़ियों की तारीफ से ही बाजार में मौजूद प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी। बॉस पेई, मैं आपके आत्मविश्वास की बहुत तारीफ करता हूँ। पेई कियान का दिल एकदम ठंडा पड़ गया। वह लगभग रो पड़ा। उसने अपने चेहरे के भावों को काबू में रखते हुए गंभीर चेहरा बनाने की बहुत कोशिश की। मेरा गेम इतना लोकप्रिय हो गया? पेई कियान ने पूछा, जैसे वह किसी गहरे गड्ढे में गिर गया हो। हुआंग सिबो ने जोर से सिर हिलाया। ये बहुत लोकप्रिय है। मैं प्लेटफॉर्म को बार बार रिफ्रेश कर रहा था क्योंकि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हमने गेम के लिए कोई मार्केटिंग नहीं की है। लोकप्रियता, सक्रिय खिलाड़ियों की संख्या या मुनाफे के मामले में इस गेम ने बुलेट होल को पूरी तरह से पछाड़ दिया। अध्याय 67। बॉस पेई, शैंपेन खोलिए। पेई कियान ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। कुछ गड़बड़ थी। शांत हो जाओ, मुझे शांत होना होगा। अब पेई कियान को आखिरकार समझ में आ गया कि ये तीनों लोग इस तरह क्यों प्रतिक्रिया दे रहे थे। हुआंग सिबो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहा था, हर सेकंड उसे रिफ्रेश कर रहा था, क्योंकि खेल के पात्र उसके मन में सोचे गए सबसे अच्छे परिदृश्य से कहीं ज्यादा अप्रत्याशित थे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शियाओ लू बेचैन लग रहा था क्योंकि वह बहुत उत्साहित था। बाओ जू वास्तव में अपने अस्तित्व के बारे में सोच रहा था, लेकिन इसका कारण पेई कियान के अनुमान से बिल्कुल विपरीत था। बॉस पेई, शैंपेन। शिनहेलू मुस्कुराते हुए पेई कियान को शैंपेन की बोतल थमा दी। पेई कियान ने शैंपेन पर नजर डाली। ये शैंपेन की एक अनोखी बोतल थी। बोतल का ढक्कन प्लेटिनम का बना था और उस पर अंग्रेजी शब्द लिखे हुए थे। शैंपेन की इस बोतल की कीमत का एक मामूली अनुमान भी 5 अंकों में होगा। पेई कियान शैंपेन की बोतल खोलने को लेकर बिल्कुल भी उत्साहित नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड से उसे जो मुनाफा होगा वह इस शैंपेन की सैकड़ों बोतलों की कीमत से कहीं अधिक होगा। हालांकि जब सब लोग उसे घूर रहे थे, पेई कियान गुस्से में वहां से नहीं जा सकता था। वह किसी को भी सिस्टम पर शक करने नहीं दे सकता था, न ही वह किसी को अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने या शक करने दे सकता था। पेई कियान ने गहरी सांस ली और शैंपेन की बोतल उठाई। एक पॉप की आवाज आई और बोतल खुल गई। बोतल से हल्के सुनहरे रंग का तरल पदार्थ एक अनोखी खुशबू के साथ बाहर निकला। दफ्तर का माहौल तुरंत ही बहुत ज्यादा उत्साहपूर्ण और जोशीला हो गया। हर कोई जयकार कर रहा था।
फ्रंट डेस्क पर बैठी दोनों लड़कियों ने अपने पहले से तैयार किए हुए हैंड हेल्ड कन्फेटी निकाले और दफ्तर में सुनहरी बारिश कर दी। वे सब गाने और नाचने लगे। शियाओ लू तो घुटनों के बल जमीन पर फिसलने को भी बेताब था। हुआंग सिबो को उसे ऐसा करने से रोकना पड़ा। जहां बाकी सब लोग जश्न मना रहे थे, वहीं पेई कियान ने मुस्कुराने की पूरी कोशिश की। सबने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही मेहनत करते रहो। पेई कियान मुस्कुराते हुए अपने दफ्तर में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया। हुआंग सिबो ने पेई कियान की पीठ देखी और आह भरे बिना नहीं रह सका। बेशक ये सब बॉस पेई की योजना का हिस्सा है। उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, इसीलिए उन्हें हैरानी नहीं हुई। बॉस पेई के लिए ये सब बिल्कुल सामान्य बात है। बॉस पेई की तुलना में हम सचमुच उन बच्चों की तरह हैं जिन्होंने कभी असली दुनिया नहीं देखी। इस छोटी सी सफलता ने हम सभी को बहुत उत्साहित कर दिया है। मैं बॉस पेई जैसा कब बन पाऊंगा? हुआंग सिबो उदास होकर आहें भरते हुए प्लेटफॉर्म को रिफ्रेश कर रहा था। ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। जाहिर है हुआंग सिबो को लगा कि यह नतीजा सामान्य था, क्योंकि इस गेम की दिशा बॉस पेई ने खुद तय की थी। ये सब अपेक्षित था, इसमें उत्साहित होने जैसी कोई बात नहीं थी। बॉस पेई के डिजाइन और इरादों का विश्लेषण करने के बाद हुआंग सिबो और बाओजू दोनों को लगा था कि यह गेम जरूर सफल होगा। हालांकि उन्हें इतनी लोकप्रियता की उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि सन स्ट्राइक स्टूडियो के बुलेट होल को भी इस गेम ने पछाड़ दिया। हुआंग सिबो के लिए इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि बॉस पेई ने कुछ नया सोचा था। बॉस पेई पहले ही घोस्ट जनरल जैसे गेम के जरिए ये साबित कर चुके थे कि सबसे कम कीमत में सबसे ज्यादा मार्केटिंग हासिल की जा सकती है। उस समय बॉस पेई ने कलाकारों के बीच मार्केटिंग का एक अनोखा तरीका अपनाया था। आखिरकार वे आम कलाकारों के बीच भी गेम का प्रचार करने में सफल रहे। इस बार हुआंग सिबो देखना चाहता था कि बॉस पेई इस गेम की मार्केटिंग किस तरह से करेंगे, जो पहले किसी ने नहीं की थी। पहले भी बड़े नतीजे हासिल करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। उन्होंने लागत बचाने के लिए कई मार्केटिंग तकनीकों के बारे में भी सोचा था। फिर भी ऐसा लगता है कि उनकी सोच पूरी तरह गलत थी। बॉस पेई का गेम की मार्केटिंग करने का कोई इरादा ही नहीं था। बॉस पेई को पक्का पता था कि यह गेम बिना मार्केटिंग के भी लोकप्रिय हो जाएगा। सिर्फ गेमर्स के बीच चर्चा से ही गेम की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो सकता था। आधिकारिक और स्वचालित सिफारिशें ही काफी थीं। कितना आक्रामक और आत्मविश्वास से भरा। ऐसा तभी संभव है जब किसी ने काफी सफलता हासिल की हो और बाजार का सही आकलन कर सके। शैंपेन की बोतल खोलते समय भी बॉस पेई शांत और आत्मविश्वासी बने रहे। ऐसा लग रहा था मानो ये छोटी सी उपलब्धि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हुआंग सिबो उनकी सचमुच प्रशंसा करते थे। पेई कियान के अपने दफ्तर में वह अपनी कुर्सी पर उकड़ू बैठ गए और काफी देर तक बैठे नहीं। क्या हो रहा था? क्या सारी योजना गलत थी? क्यों बिना किसी प्रचार के ये गेम इतना लोकप्रिय कैसे हो गया? क्या इस देश में अभी भी कानून है? क्या अभी भी आदेश? इनमें से कुछ भी तर्कसंगत नहीं था। रुवान गुआंगजियान ने इस बार अपनी पहल पर मेरे लिए इस गेम का विपणन नहीं किया था। मुझसे कहाँ गलती हुई? पेई कियान ने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए अपना कंप्यूटर खोला और यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था। अगर उसे इसका पता नहीं चला तो वह चैन से नहीं मरेगा। आधिकारिक गेम प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करने के बाद पेई कियान ने ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड का सटीक डेटा देखा। वह मन ही मन कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। इसे प्रकाशित हुए अभी एक हफ्ता ही हुआ था और अभी तक गेम पर ऑनलाइन लोगों की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई थी। इतना ही नहीं, यह अभी चरम सीमा भी नहीं थी। अभी सिर्फ 1 लाख खिलाड़ी ऑनलाइन थे, इसलिए नहीं कि कुल मिलाकर सिर्फ 1 लाख खिलाड़ी थे, बल्कि इसलिए कि ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड द्वारा किराए पर लिए गए क्लाउड सर्वर की बैंडविड्थ सिर्फ इतने ही खिलाड़ियों को संभाल सकती थी। अभी भी और भी खिलाड़ी बाहर थे जो अंदर आने के लिए कतार में थे। तर्कसंगत रूप से ऑनलाइन गेम को बनाए रखने से जुड़े परिचालन खर्चों की तुलना में सर्वर का ओवरहेड खर्च बहुत ज्यादा नहीं माना जाता था। बेशक ये तब तक था जब तक कोई वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट या लीग ऑफ लेजेंड्स जैसे विशाल गेम के बारे में न सोचे। आम मोबाइल गेमों के लिए, जिनमें एक ही समय में लगभग 3000 सक्रिय खिलाड़ियों को संभालने की जरूरत होती थी, एक उपयुक्त क्लाउड सर्वर किराए पर लेने की लागत कुछ सौ युआन तक ही आती थी। महंगे सर्वर बैंडविड्थ की जरूरतों के कारण महंगे होते थे। जितने ज्यादा सक्रिय खिलाड़ी सर्वर को संभालना होता था, बैंडविड्थ की जरूरतें उतनी ही ज्यादा होती थीं और सर्वर उतना ही महंगा होता था। घोस्ट जनरल जैसे मोबाइल कार्ड गेमों के लिए सर्वर की लागत ज्यादा नहीं होती थी।
ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड के लिए भी यही बात लागू होती थी। एक FPS गेम होने के नाते, जिसमें PvP मोड भी था, कई लोग इसे स्थानीय रूप से स्टैंड अलोन मोड में खेलना पसंद करते थे। चूंकि PvP मोड अलग अलग कमरों में खेला जाता था, इसलिए यह संभावना कम थी कि सैकड़ों खिलाड़ी एक ही समय में लड़ रहे हों। अलग अलग कमरों में विभाजित होने के बाद सर्वर की बैंडविड्थ पर दबाव MMORPG की तुलना में बहुत कम होता था, जिनमें कई लोग एक ही स्थान पर एक साथ रहते हैं। इसके अलावा पेइकियान को ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड के पूरी तरह से असफल होने की उम्मीद थी। इसीलिए उन्होंने गेम के लिए ज्यादा बैंडविड्थ वाला बेहतर सर्वर तैयार नहीं किया था। कुछ ही दिन बीते थे और ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड में 1 लाख सक्रिय खिलाड़ी हो चुके थे। खेल में शामिल होने के लिए भी काफी संख्या में लोग इंतजार कर रहे थे। इतना ही नहीं, कुछ ही दिनों में 1000 से ज्यादा रेड किलिन बिक चुके थे। सिर्फ इसी से उन्होंने 4 लाख युआन से ज्यादा की कमाई कर ली थी। पेइकियान का शरीर कुर्सी पर ढीला पड़ गया। 4 लाख युआन खर्च करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। समस्या यह थी कि घोस्ट जनरल के साथ उनके अनुभव को देखते हुए ये तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड की लोकप्रियता बढ़ती गई, अगले सप्ताह उनकी आय 4 लाख युआन से कहीं अधिक हो गई। इतना ही नहीं, जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग गेम खेलते गए, उनकी रेड किलिन की बिक्री भी बढ़ती गई। उनके अनुमान के अनुसार वे अकेले इस महीने में ही 3 मिलियन युआन से अधिक कमा लेंगे। ये गेम पर भारी छूट देने का ही परिणाम था। पेइकियान की मूल्य निर्धारण रणनीति के कारण ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड व्यावहारिक रूप से एक मुफ्त गेम था। इसे डाउनलोड करने के लिए किसी को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता था। रेड किलिन के अलावा वे इसमें और कुछ भी नहीं बेचते थे। दूसरे शब्दों में, केवल अमीर लोग जो अल्पसंख्यक थे ही रेड किलिन खरीदते थे। अधिकांश खिलाड़ी गेम पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे। यदि पेइकियान ने भुगतान वाले अन्य गेमों से सीखा होता, तो उन्होंने अधिक उपहार पैक और ऑफर बनाए होते। उनकी आय आसानी से दोगुनी या तिगुनी हो जाती। पेइकियान ने जानबूझकर खिलाड़ियों को हतोत्साहित करने और उन्हें पैसे खर्च करने से रोकने के लिए एक मूल्य निर्धारण रणनीति का इस्तेमाल किया। फिर भी वह प्रति सप्ताह 4 लाख युआन से अधिक कमाने में कामयाब रहा। आखिर हो क्या रहा था? पेइकियान का सिर चकरा गया। अध्याय 68, विस्तृत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। लंबे समय तक ऑनलाइन शोध करने के बाद भी पेइकियान को समझ नहीं आ रहा था कि ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड इतना लोकप्रिय कैसे हो गया। उसने कमेंट सेक्शन देखा और पाया कि गेमर्स मोटे तौर पर 2 गुटों में बटे हुए थे। एक गुट गेम के पक्ष में था और दूसरा इसके विरोध में। दोनों गुटों में जमकर बहस चल रही थी। ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड की रेटिंग में एक रहस्यमय अक्षर सी दिखाई दिया। कई लोगों ने इसे 5 स्टार दिए थे, लेकिन काफी लोगों ने 1 स्टार भी दिया था। अंत में इसकी कुल रेटिंग 7.3 थी। 1 स्टार की रेटिंग कम थी, लेकिन 2 स्टार से ज्यादा थी। कमेंट्स बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन बहुत बुरे भी नहीं थे। गेमर्स की समीक्षाएं मिली जुली थीं। पेइकियान ने ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड पर और अधिक समीक्षाएं खोजने के लिए सभी गेमिंग प्लेटफॉर्म, वेबसाइटों और फोरम को खंगाला। उसे ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड, काउंटर स्ट्राइक और बुलेट होल पर चर्चा करने वाले कुछ चर्चित विषय भी मिले। अंत में इन सबने पेइकियान को और भी ज्यादा उलझन में डाल दिया। मुझे नहीं लगा था कि घरेलू स्तर पर निर्मित कोई गेम अपने स्टोरी मोड के मामले में इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। निश्चित रूप से 5 सितारे, 4 सितारे। मैं इसके नाम के लिए 1 सितारा कम कर रहा हूँ। यह एक शानदार गेम है जो अपने नाम के कारण लगभग गुम हो गया था। अंतिम दृश्य जहां ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड में विस्फोट हुआ और छोटी बच्ची को ले जाया गया, उसने मुझे रुला दिया। ये वाकई बहुत मार्मिक है। मैं मुख्य किरदार में पूरी तरह डूब गया था। बहुत कम घरेलू स्तर पर निर्मित गेम मुझे ऐसा महसूस करा पाते हैं। इस गेम का PvP मोड बहुत ही अनोखा है। बायोकेमिकल मोड और ऑपरेशन मोड शानदार रचनाएं हैं, और वे बहुत मजेदार भी हैं। मैं एक विकलांग व्यक्ति हूं जिसे PvP मोड में हमेशा परेशान किया जाता है, फिर भी मैं बायोकेमिकल मोड में इतना मजा ले सकता हूं। क्या इस गेम की प्रशंसा करने वाले सभी लोग गेमिंग कंपनी द्वारा खरीदे गए नकली समीक्षक हैं? हाथ की संवेदनशीलता कितनी घटिया है। वे इस गेम की प्रशंसा करने की हिम्मत कैसे करते हैं? हाथ की संवेदनशीलता घटिया है। क्या मजाक है? सिर्फ इसलिए कि आप अभ्यस्त नहीं हैं। हाथ की संवेदनशीलता, आप कह रहे हैं कि यह घटिया है? मुझे लगता है कि यह गेम काउंटर स्ट्राइक से कहीं ज्यादा मजेदार है। अनगिनत हेडशॉट मारने का एहसास अद्भुत है। ये घटिया गेम एक हथियार $888 में बेच रहा है, और अलग अलग हथियारों को भी अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। ये लोग इसे प्रतिस्पर्धी गेम कहने की हिम्मत कैसे करते हैं? यह अन्य प्रतिस्पर्धी खेलों का अपमान है।
मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी ने इसे प्रतिस्पर्धी खेल कहा है, और कुछ ही खिलाड़ी रेड किलिन खरीदने की जहमत उठाएंगे, है ना? खेल का बाकी सब कुछ मुफ्त है, यहाँ तक कि खेल खुद भी मुफ्त है। और तो और, रेड किलिन खेल में कुल मिलाकर कुछ खास जोड़ता भी नहीं है। मुझे लगता है कि बनाने वाले पहले से ही बहुत मेहरबान थे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बुलेट होल, दूसरी तरफ, कृपया बुलेट होल के बारे में बात करना बंद करें। अब हम ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड और काउंटर स्ट्राइक के बारे में बात कर रहे हैं। जो भी बुलेट होल के बारे में बात करता है, वह सभी नकली समीक्षकों को न्योता दे रहा है। अरे यार, तुम अपने ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड को हमारे बुलेट होल की लोकप्रियता छीनने का औचित्य कैसे ठहराते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी लोकप्रियता छीनना, मजाक करना बंद करो। तुम्हारा खेल बेकार है। जाहिर है, गेम ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड की तरफ भागेंगे। हमारी लोकप्रियता छीनने की बात, ऐसा भी कह दो कि काउंटर स्ट्राइक भी तुम्हारी लोकप्रियता छीन रहा है। टेल कियान का सिर दर्द करने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था, सचमुच समझ नहीं आ रहा था। वह फोरम पर स्क्रॉल करता रहा, खोजता रहा। फिर भी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड इतना लोकप्रिय कैसे हो गया। द लोनली डेजर्ट रोड के लोकप्रिय होने के बाद टेल कियान को टीचर कियाओ का वीडियो मिला। घोस्ट जनरल के लोकप्रिय होने के बाद टेल कियान को रुवान गुआंगजियान का वीबो मिला। लेकिन ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड के लोकप्रिय होने के बाद टेल कियान को इसके पीछे का कोई कारण नहीं मिल रहा था। ये वाकई बहुत अजीब था। तर्क के अनुसार, किसी गेम के लोकप्रिय होने के लिए लोगों की एक लहर ने उसका जबरदस्त प्रचार किया होगा। उन्होंने गेम को इतना चर्चित बनाया होगा कि आधिकारिक गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने उसे रिकमेंड करना शुरू कर दिया होगा। धीरे धीरे गेम लोकप्रिय हो जाता है। अब मुख्य समस्या ये थी कि टेल कियान ये पता नहीं लगा पा रहा था कि लोगों की वह पहली लहर कहाँ से आई। टेल कियान को सच में समझ नहीं आ रहा था। फिर भी, उसे समझना ही था। उसे समझना ही था कि ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड में क्या गड़बड़ हुई। जैसा कि कहावत है, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड में क्या गलती हुई, इसका विश्लेषण करके ही वह भविष्य में वही गलती दोहराने से बच सकता था। वरना, अगर वह कोई और गेम बनाने की कोशिश करे और वह बिना किसी कारण के लोकप्रिय हो जाए, तो वह इसे कैसे संभालेगा? लोग दोबारा उसी तरह की गलती नहीं कर सकते। टेल कियान ने इस बारे में काफी देर तक सोचा। आखिरकार उसे समझ आ गया। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि इस गेम में क्या गड़बड़ हुई, लेकिन मैं बॉस हूँ। मुझे ये सब खुद क्यों करना चाहिए? मैं हुआन सिबो से विश्लेषण करवा सकता था और फिर वह मुझे रिपोर्ट सौंप देता। हुआन सिबो के बारे में सोचते ही टेल कियान का खून खौल उठा। हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन इस HSB1 का ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड की लोकप्रियता में जरूर कुछ हाथ था। बढ़िया स्टोरी मोड, नया PvP मोड, ये सब जाहिर तौर पर हुआन सिबो और बाओ जू की वजह से था। मुझे हुआन सिबो से इसका विस्तृत विश्लेषण करवाना होगा। एक बार पता चल जाए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो मैं उससे हिसाब चुकता करूंगा। इसी बीच टेल कियान ने आखिरकार हुआन सिबो को संदेश भेजा। ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड की इतनी सफलता देखकर हुआन सिबो अभी शांत होने की कोशिश ही कर रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि बॉस पे ने उसे एक संदेश भेजा है। ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड की सफलता के कारणों का विस्तृत विश्लेषण लिखो। इसके डिजाइन से लेकर मार्केटिंग तक सब कुछ शामिल करो और कुछ भी मत छोड़ो। फिर इसे सीधे मुझे भेज दो। हुआन सिबो कुछ पल रुका और तुरंत जवाब दिया, जी बॉस पे। हालांकि उस पर ढेर सारा काम आ चुका था, लेकिन वह जरा भी नाराज नहीं था, बल्कि वह बहुत खुश था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी होशियार छात्र को उसके शिक्षक ने काम दिया हो। बॉस पे को यह विस्तृत रिपोर्ट क्यों चाहिए थी? क्या इसलिए कि उन्हें खुद नहीं पता था कि ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड सफल क्यों हुआ? बिल्कुल नहीं, बॉस पे ने ही तो खेल की दिशा तय की थी। उन्होंने ही यह भी तय किया था कि इस खेल का प्रचार बिना किसी मार्केटिंग प्रयास के किया जाएगा। जाहिर है, खेल के बारे में उनकी समझ बाकी सभी से कहीं ज्यादा थी। फिर वह यह विस्तृत रिपोर्ट क्यों मांग रहे थे? कारण सीधा सा था, वह उन्हें जरूरी बातें समझने में मदद कर रहे थे। ये कुछ ऐसा था जैसे कोई शिक्षक परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्रों से सत्र के अंत में समीक्षा रिपोर्ट जमा करने को कहे। शिक्षक की एकमात्र आशा यही होती है कि छात्र परीक्षा से जितना हो सके उतना अनुभव प्राप्त कर सके, ताकि वे निरंतर सुधार करते रहें। इससे पता चलता है कि बॉस पे मुझे कितना महत्व देते हैं। नहीं तो इतने सारे लोगों में से उन्होंने ये काम मुझे ही क्यों सौंपा? हुआन सिबो बेहद उत्साहित था।
उसने तुरंत संबंधित फाइलें खोली और जानकारी व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। उसने तुरंत ही ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड की सफलता के बारे में सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। कुछ घंटों बाद तेई कियान को ये रिपोर्ट मिली। उसने जल्दी से इसे सरसरी तौर पर पढ़ा। रिपोर्ट के पहले पन्ने पर हुआन सिबो ने लिखा था कि ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड कहाँ सफल हुआ। उदाहरण के लिए, कठिनाई स्तर कम होने से आम गेमर्स का एक बड़ा समूह आकर्षित हुआ। शानदार स्टोरी मोड और घरेलू स्तर पर निर्मित गेम्स के प्रति गेमर्स के प्यार ने इसे अच्छी प्रतिष्ठा दिलाई। कई तरह के पीवीपी मोड्स। इसमें प्रवेश की कोई बाधा नहीं थी, जिससे गेमर्स बिना किसी दबाव के गेम डाउनलोड कर सकते थे। 888 युआन का रेड किलिन उन लोगों की शान और रुतबे को संतुष्ट करता था जो दिखावा करना चाहते थे। रेड किलिन के स्टैट्स को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता था। इतना ही नहीं, इससे कमरे में मौजूद अन्य खिलाड़ियों को भी अनुभव मिलता था। नतीजतन आम गेमर्स रेड किलिन वालों को तुच्छ नहीं समझते थे, बल्कि उनका स्वागत करते थे। इस विश्लेषण को पढ़कर तेई कियान के होंठ सिकुड़ गए। आखिर क्या हो रहा है? ये तो मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग हो गया। क्या मैं गलत स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ? क्या ये वही कारण नहीं थे जिनकी वजह से ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड को असफल होना था? ये सभी कारण ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड की लोकप्रियता का कारण कैसे बन गए? तेई कियान ने खुद को मारने की इच्छा को दबाया और आगे पढ़ा। इसके बाद ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड की मार्केटिंग और प्रचार का विश्लेषण था। उसे पता लगाना ही था कि इसमें कौन भेदिया है। 1 ये हुआंग सिबो का संक्षिप्त रूप है। अध्याय 69 सब व्यर्थ। तेई कियान की नजरें रिपोर्ट के दूसरे भाग के हर एक शब्द पर टिकी थी। पढ़ने के बाद तेई कियान ने धीरे से पलकें झपकाईं। उसने खिड़की से बाहर देखा और फिर रिपोर्ट को शुरू से अंत तक ध्यान से पढ़ा। रिपोर्ट के अनुसार ये सब लिन वान की गलती थी। ऐसा लग रहा था कि हुआंग सिबो भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। हालांकि ये कहना मुश्किल था कि किसे दोषी ठहराया जाए। हुआंग सिबो की ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड के विपणन या प्रचार की कोई योजना नहीं थी। उसने बस इतना सोचा था कि ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड प्रकाशित हो जाने के बाद उसे शोध और विकास के अगले चरण की योजना जल्दी से बनानी होगी। इसीलिए उसने कुछ गेमर्स को गेम का परीक्षण करने के लिए कहा। वह उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता था। अंत में ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड पर बहुत कम गेमर्स होने के कारण हुआंग सिबो के पास डिजाइन टीम के एक सदस्य से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जहां तक लिन वान की बात है, संयोग से उसे सनस्ट्राइक स्टूडियो में काम करते समय कुछ प्रभावशाली एफपीएस गेमर्स की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस प्रकार लिन वान ने उन लोगों को ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड से परिचित कराया और उनसे इसे आजमाने के लिए कहा। इसकी उत्कृष्ट गेमिंग गुणवत्ता के कारण ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड इन लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गया। विशेष रूप से इसके स्टोरी मोड की खूब प्रशंसा हुई। चेन शा और अन्य लोगों को भी वह चीज जल्दी ही पसंद आने लगी जो उन्हें पहले नापसंद थी। 888 युआन के रेड किलिन के लिए उन्होंने दूसरों को भी इस गेम के बारे में बताना शुरू कर दिया। शुरुआत में चेन शा को रेड किलिन से कोई खास मतलब नहीं था। उसे लगता था कि यह एक अनावश्यक एक्सेसरी है जो केवल अमीर लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी। वह एक कुशल गेमर था जो पूरे समय गेम खेलता था, उसे इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। हालांकि जब उसे यह मिल गया तो उसे एहसास हुआ कि वह अब तक क्या खो रहा था। यह एक अनोखा हथियार था। इसका स्टैट से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि यह गर्व से जुड़ा था। एक ही कमरे में इतने सारे लोग थे। जैसे ही उसने अपना रेड किलिन निकाला, कई लोग उसके चारों ओर जमा हो गए और उसकी पूजा करने लगे। इतना ही नहीं, रेड किलिन उसके आसपास के लोगों को अनुभव प्राप्त करने में भी मदद कर सकता था। इसीलिए रेड किलिन वाले लोग खास तौर पर लोकप्रिय थे। चेन शा को रेड किलिन मिलते ही वो जहां भी जाता सबका ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। ये एहसास उसे बहुत पसंद आने लगा। इतना ही नहीं, खुद के लिए रेड किलिन पाने की चाह में लोग इस गेम के बारे में और लोगों को बताने लगे। बिना सोचे समझे ही ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देखते ही देखते ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड की खबर अलग अलग एफपीएस गेमिंग ग्रुप्स में फैल गई और इसने अपने पहले बैच के अनुभवी गेमर्स को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बाद में ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड की लोकप्रियता बहुत कम समय में तेजी से बढ़ी। इससे आधिकारिक गेम प्लेटफॉर्म्स ने भी इसे रिकमेंड करना शुरू कर दिया। हालांकि सिर्फ इन्हीं कारणों से ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड इतना लोकप्रिय नहीं हुआ था। संयोग से बुलेट होल भी उसी समय रिलीज हुआ। रिलीज होते ही बुलेट होल ने प्रचार पर जमकर पैसा खर्च किया। इसने हर तरह की मार्केटिंग तकनीक अपनाए और कई वीडियो क्रिएटर्स को रोजगार दिया। नतीजतन बुलेट होल भी आम गेमर्स के बीच लोकप्रिय हो गया।
आमतौर पर बुलेट होल खेलने के बाद कुछ लोग इसे छोड़ देते थे और कुछ लोग इसे खेलते रहते थे। लेकिन ओशन स्ट्रॉन्ग होल्ड खेल चुके कई लोगों को बुलेट होल बिल्कुल बेकार लगा। हैंड सेंसिटिविटी इतनी घटिया क्यों थी? पीवीपी मोड में कोई वैरायटी क्यों नहीं थी? स्टोरी मोड क्यों नहीं था? बुलेट होल की फीस ओशन स्ट्रॉन्ग होल्ड से कहीं ज्यादा थी। इतना ही नहीं, बुलेट होल में पैसे खर्च करने के बाद भी उन्हें रेप किलिन जैसे शानदार हथियार नहीं मिल रहे थे। बुलेट होल बहुत ही रियलिस्टिक था। कुछ महंगे हथियारों ने खेल में मामूली बदलाव ही किए। वे रेप किलिन से बिल्कुल अलग थे, जो एक बेहद खास हथियार था। इसलिए कई लोगों ने जानबूझकर बुलेट होल के कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दी। बेकार गेम, ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड ने तो इसे पूरी तरह से हरा दिया। घरेलू एफपीएस गेम्स की शान। मुझे माफ करना, ये खिताब तो ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड को ही जाता है। इस गेम में बहुत सारे पैवॉल हैं और ये देखने में भी बहुत भद्दा लगता है। इसे ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड से कुछ सीखना चाहिए। बुलेट होल के कमेंट सेक्शन में ऐसे ही कमेंट भरे पड़े थे। कुछ सच्चे और दिल से निकले हुए थे और कुछ सिर्फ ट्रोल थे। आखिरकार इस दुनिया में बहुत सी चीजों की कमी थी, बस ऐसे लोगों की कमी थी जिनके पास करने को कुछ और नहीं था। शुरुआत में ऐसे कमेंट ज्यादा नहीं थे, लेकिन बुलेट होल के खिलाड़ी चुप कैसे बैठ सकते थे? जाहिर है उन्हें लड़ना ही था। दोनों पक्ष एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे, आक्रामक ढंग से एक दूसरे का सामना कर रहे थे, सूत्रों का हवाला दे रहे थे और जमकर गालियां दे रहे थे। संक्षेप में, खेल की जितनी अधिक प्रशंसा या आलोचना हो रही थी, उतना ही अधिक हंगामा हो रहा था और उतने ही अधिक लोग इसमें शामिल हो रहे थे। कई खिलाड़ियों ने शुरुआत में केवल बहस को देखा था। हालांकि जब उन्होंने देखा कि किसी भी पक्ष को कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो वे खुद को इसमें शामिल होने से नहीं रोक पाए। परिणाम स्वरूप स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। बुलेट होल के विज्ञापनों से आकर्षित हुए कई गेमर्स ने जिज्ञासावश ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड को भी आजमाया। देखते ही देखते उन्हें एहसास हुआ कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं है। ये दोनों गेम एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। कहानी जबरदस्त थी, हाथों की संवेदनशीलता कमाल की थी और ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड मुफ्त था। ये बुलेट होल से कहीं बेहतर था। इस तरह बुलेट होल एक तरह से बस एक पड़ाव बनकर रह गया। यहाँ तक कि प्रचार के जरिए आकर्षित हुए गेमर्स भी ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड की तरफ चले गए। इन घटनाओं के बाद ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड का डेटा आसमान छू गया। न सिर्फ एफपीएस गेम पसंद करने वाले लोग बड़ी संख्या में आ रहे थे, बल्कि वे लोग भी जो जिंदगी में कभी एफपीएस गेम नहीं खेले थे, इसे आजमा रहे थे। देखा जाए तो काउंटर स्ट्राइक अभी भी जबरदस्त चल रहा था। कई पुराने खिलाड़ी अभी भी इसके प्रति वफादार थे, लेकिन सिर्फ नए गेमर्स की इस लहर ने ही ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड को ढेरों मुनाफा दिलाया। ये तो बस शुरुआत थी। काउंटर स्ट्राइक अच्छा था, लेकिन आखिरकार यह एक स्टैंडअलोन गेम था। दोस्त एक साथ नहीं खेल सकते थे। ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड एक ऑनलाइन गेम था और यह बेहद मनोरंजक था। लंबे समय में ये काउंटर स्ट्राइक के वफादार गेमर्स को भी अपनी ओर खींच लेगा। रेप किलिन के अलावा ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड लगभग मुफ्त था। जैसे जैसे ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड अन्य गेम्स के गेमर्स को अपनी ओर आकर्षित करता जाएगा, इसकी भविष्य की सफलता अकल्पनीय होगी। टेल कियान स्तब्ध रह गया। क्या ये किस्मत का मेरे साथ कोई मजाक है? ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन वान, जो बिल्कुल निकम्मी दिखती थी, ऐसा कुछ कर सकती है। बेशक सच कहे तो ये सब उसकी गलती नहीं थी। वह अपने पिछले काम की वजह से ही कुछ एफपीएस गेमिंग ग्रुप के मालिकों से परिचित हुई थी। ये कुछ मालिक सहयोग से एफपीएस गेमिंग समुदाय के प्रभावशाली गेमर्स थे। इतना ही नहीं, इन सभी लोगों की जान पहचान सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वे सनस्ट्राइक स्टूडियो में बुलेट होल पर एक साथ काम कर रहे थे। अंत में इसी समूह द्वारा पैदा की गई चिंगारी ने यानी बुलेट होल में आग लगा दी और पूरे जंगल को जलाकर राख कर दिया। टेल कियान, जो इस असफलता के कारणों का विश्लेषण करना चाहती थी, अचानक उलझन में पड़ गई। दोष किसका था, हुआंग सिबो का या बाओ जू का? उन्होंने तो ये गेम ठीक वैसे ही बनाया था जैसे मैंने उन्हें निर्देश दिए थे। लिन वान, वह तो हुआंग सिबो के निर्देशानुसार गेम का परीक्षण करने के लिए कुछ खिलाड़ियों की तलाश कर रही थी। Dusariora, sana straka studio ora buleta ola ne kafi madata ki, eka tarafata unhan attain saragrani fps gamarsa ko eka satha I kathakia, Dusariora, unaki betuki marketing garananitiam ne apratyaksa rupa se asana stronghold ka prakara bi karadia, halanki, lagata hai ki asana stronghold ko buleta ola ke satha hai prakasita karain dina mera hai fasalada, kya, isamem meri hai galati hai. Kucha de Garabara Hai,
Pakiana ko kuda para gahara saka hon laga. Us laga jays trafi lagabaga usa katham mem ahai gaiti, lekina akiri kasana mem China ligai. Usaka dilla jama gaya. Tina mahin, saba vyartha, Santa ho jiao, mujhe kuda ko bakana hoga.